हवा की गति के आधार पर चक्रवात होते हैं। सबसे कम कमजोर चक्रवात है 90 से 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। लेकिन अगर हवा की गति 280 किलोमीटर प्रति आवर से भी ज्यादा हो जाए तो ये बहुत विनाशकारी चक्रवात सुपर साइक्लोन कहलाते हैं। दाबांतर के आधार पर भी वैज्ञानिक लोग सुपर साइक्लोन की बातचीत करते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा सुपर साइक्लोन 221 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की हवा सुपर साइक्लोन। गंभीर साइक्लोन, सीवियर साइक्लोन, साइक्लोन नॉर्मल तरीके से, तो ये अलग अलग वर्गीकरण है साइक्लोन के। अब थोड़ा करंट अफेयर देख लेते हैं। हमारे देश में जो साइक्लोन आते हैं वो सभी उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। हमारे देश में आने वाले सभी साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो हमारे देश मतलब समुद्र में जो अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, वो कई देशों को प्रभावित करता है। लगभग 13 देशों को प्रभावित करता है। तो इन 13 देशों ने मिलकर एक समूह बनाया है और 13 देशों ने 13 नाम दिए हैं। और हमारे यहाँ पर जो साइक्लोन आएंगे उनका नाम देश के अल्फाबेटिकल ऑर्डर के तहत जिसकी बारी होगी उस देश का नाम उस चक्रवात को रख दिया जाएगा, भले ही वो चक्रवात उस देश को प्रभावित करे या न करे। तो सुनना जरा, अटलांटिक क्षेत्र में तूफानों या चक्रवातों का नामकरण 1953 में शुरू हुआ। हिंद महासागर क्षेत्र में 8 देशों में नाम रखने की शुरुआत 2004 में हुई और इसके लिए भारत ने पहल की। उसका कारण यह था कि भाई चक्रवात पहला, दूसरा, तीसरा, तो कई बार चेतावनी जारी करने में कंफ्यूजन, लोग कहते थे अभी तो बता रहे थे फिर से चक्रवात, फिर वो कंफ्यूजन हो जाता था। फिर मीडिया वाले रिपोर्ट नहीं बना पाते थे सही तरीके से, लोगों के सामने डाटा नहीं आ पाते थे, विद्यार्थी जो है वो पढ़ने में कंफ्यूज, रिसर्च करने वाले अपनी रिसर्च करने में कंफ्यूज। तो पहले 8 देशों का समूह बना 2004 में। बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका। 2018 में ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन भी इस लिस्ट में जोड़ दिए गए। पहले 64 तूफानों के नाम रखे गए थे, वो आ गए 2004 से 2018 में वो 64 तूफान आकर चले गए। 2019 में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 169 ट्रॉपिकल साइक्लोन जिनके बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर में आने की संभावनाएं नामों की एक सूची जारी की। 13 देशों ने 13 नाम दिए, तो टोटल 169 नाम लिस्ट में है। अब जो भी साइक्लोन आएगा उसका नाम उस देश के नंबर के आधार पर कि क्या उस देश के नामकरण का नंबर है तो वो देगा। जैसे भारत ने कौन से नाम दिए हैं आने वाले चक्रवातों में, तो हमारे देश ने नाम दिया है गति, तेज, मुरासू, आग, व्योम, झार, प्रोबाहो, नीर, प्रभंजन, घूर्णी, अंबुद, जलधि, वेगा। ये भारत के लोगों मतलब भारत के भूगोल शास्त्री कहे या भारत का मौसम विभाग कहे, इन्होंने नामकरण भेजे हैं। ये भारत के 13 नाम हैं जो नए नाम है। तो इसमें से कभी भी जब भारत की बारी आएगी नामकरण की तो ये नाम दिया जाएगा, भले ही वो भारत को प्रभावित करे ना करे, पर अगर वो हिंद महासागर का है तो उसको ये नाम दिया जाता है। तो नामकरण का इसलिए शुरुआत किया गया ताकि हम बेहतर तरीके से उस चक्रवात की सूचना जारी कर सके, उस पर रिपोर्ट तैयार कर सके। प्रति चक्रवात, जनरली प्रति चक्रवात कोई तूफान नहीं है। जब वातावरण साफ हो, शांत हो तो उसे प्रति चक्रवात कहते हैं। जैसे शीतकाल के समय भारत में आसमान साफ होता है, किसी प्रकार की कोई वायुवीय गतिशीलता नहीं होती है, उसी को प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात मतलब शांत वातावरण का होना है, जो भारत में शीतकाल के समय में आता है। तो साइक्लोन मतलब सेंटर की तरफ हवाओं की गति का होना है, लो प्रेशर सेंटर की तरफ होगा और हवाएं ऊपर उठेगी। साइक्लोन का, एंटी साइक्लोन का मतलब हवाएं नीचे गिरेगी और केंद्र में उच्च दाब का निर्माण होगा। यहां बादल बनेंगे, यहां ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल शांत वातावरण होगा। तो साइक्लोन में हवाएं क्लॉकवाइज और एंटी साइक्लोन में उसका उल्टा होता है। जो मैंने डायरेक्शन आपको साइक्लोन में बताई उसकी उल्टी डायरेक्शन प्रति साइक्लोन में, प्रति चक्रवात में होगी। अब आते हैं जलवायु वर्गीकरण पर। इस दुनिया में
35 वर्षों के अनुभव के आधार पर अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन मिलती है। उन क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पर जलवायु वर्गीकरण दर्शाया गया है। तो ये जो जलवायु वर्गीकरण है, ये थोड़ा ध्यान से सुनते चलना। जैसे अगर हम बात करें तो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी में मान लेते एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, मान लेते एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जैसे पेंजिया जैसा। तो इस जगह पर प्रतिदिन बारिश होती है। इस जगह पर दिन और रात का जनरली तापांतर बहुत ज्यादा नहीं होता, या वार्षिक तापांतर ज्यादा नहीं होता, दिन रात का थोड़ा बहुत तापांतर होता है। यहाँ प्रतिदिन 2 बजे तक बादल बन जाते हैं, 3-4 बजे बारिश होती है। तो हमने कहा यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ये विषुवतीय रेखा का है, भूमध्य रेखा वाला है। फिर हमने कहा कि इसके ऊपर यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है व्यापारिक पवनों के कारण। यहाँ थोड़ी सी कम बारिश होती है, यहाँ थोड़ी सी कम, फिर यहाँ पर कम बारिश होती है। यह व्यापारिक पवनों वाला क्षेत्र है। फिर यहाँ पर ये जो पछुआ पवनों वाला क्षेत्र है ये उल्टा है, तो यहाँ बारिश ज्यादा होगी, यहाँ कम होगी, यहाँ कम होगी, यहाँ और भी कम। ये ध्रुवीय क्षेत्र है जहाँ बारिश लगभग नहीं, लेकिन तापमान बहुत निम्न रहेगा। तो ऐसे हमने देखा बारिश के आधार पर, तापमान के आधार पर अलग अलग प्रकार की जलवायु, और इस तरीके से जलवायु का वर्गीकरण किया गया है। समझना जरा, सबसे पहली जलवायु है इक्वेटर वाली। जनरली भूमध्य रेखा के या इक्वेटर के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण तक मिलती है ये। और ये पूरी ऐसी जलवायु है जो पूरे विषुवत रेखा पर मिलती है। पूरे साल भर तापमान एक जैसा रहता है, ना यहाँ ग्रीष्म ऋतु है ना शीत ऋतु है, पूरा एक जैसा तापमान है। मासिक तापमान 24 से 27 डिग्री उच्च तापमान रहता है। सर्दियों का कोई मौसम नहीं है, पूरा ग्रीष्मकाल समझ लीजिए। प्रतिदिन बारिश होती है और लगभग 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। शाम को संवहनीय वर्षाएं होना तय है। वाष्पीकरण से बादल बने होंगे और बादल बनने के बाद संवहनीय वर्षा हुई होगी। अमेज़न, कांगो, मलेशिया, ईस्ट इंडिया के निचले इलाकों में इस तरीके का वातावरण मिलता है। अगर इसको आप देखना चाहे तो ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इसी तरीके की चीजें होगी। इंडोनेशिया का क्षेत्र, ये जो रेड कलर का क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये विषुवतीय या भूमध्य रेखीय जलवायु को दर्शाता है। फिर है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी या उष्ण कटिबंधीय समुद्री जलवायु, ये हमारे देश वाला है। 5 से 30 डिग्री वाले अक्षांशीय क्षेत्र में औसत तापमान 27 से 32, सूर्य के उत्तर और दक्षिण के कारण गर्मी और सर्दी का मौसम आता है। वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर के आसपास है। अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये कुछ इसी प्रकार के क्षेत्र को दर्शाता है, इसी प्रकार के क्षेत्र को दर्शाता है। साल भर की वर्षा यहाँ पर नहीं होती, बल्कि यहाँ जो वर्षा होती है एक विशिष्ट मौसम में, ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, पर एक मानसूनी, विशिष्ट प्रकार की मानसूनी वर्षा वाला यह क्षेत्र है। ये मानसूनी वर्षा वाला क्षेत्र होता है। भारतीय उपमहाद्वीप पूरा का पूरा भारत से एग्जाम्पल याद रखिएगा। फिर है सवाना या सूडान प्रकार की जलवायु, यह भी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मिलेगी, लेकिन अब थोड़ा सा अंदर की ओर, तो बारिश थोड़ी सी कम होगी। संक्रमणकालीन प्रकार की जलवायु है। घास के मैदान सवाना प्रकार के मिलते हैं, इसलिए इसका नाम है। यह भूमध्य रेखीय जंगल और गर्म रेगिस्तान के बीच की है। सूडान में सबसे अधिक विकसित होती है और इस कारण से इसका नाम सूडान जलवायु भी रखा गया है। तो अगर हम बातचीत करें तो ये जो जलवायु है आप देख सकते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र सूडान प्रकार की जलवायु वाला क्षेत्र कहलाएगा, सवाना या सूडान। वार्षिक वर्षा थोड़ी सी कम रहती है, 100 सेंटीमीटर से कम की बारिश समझिएगा यहां पर। फिर गर्म मरुस्थलीय जलवायु, गर्म मरुस्थलीय मतलब पूरी तरह से डेजर्ट, जैसे रेगिस्तान,
थार का रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ा क्षेत्र इसी प्रकार की जलवायु का है और ये समहाद्वीपों के पश्चिमी तट पर मिलेगा। सहारा रेगिस्तान से लेकर ऑस्ट्रेलिया, भारत वाला जो क्षेत्र है, या फिर आप अरब का रेगिस्तान, जितने भी रेगिस्तान देख रहे हैं उन्हें गर्म मरुस्थलीय या मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय जलवायु भी कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में अटकामा, पेरू मरुस्थल, या फिर हम कह सकते हैं कि सहारा रेगिस्तान हम लिख सकते हैं। वार्षिक वर्षा बहुत ही कम होती है, दिन बहुत ही गर्म और रात बहुत ही ठंडी होती है, तो तापांतर यहाँ सबसे ज्यादा मिलता है, टेम्परेचर डिफरेंस। शुष्क हवाएं यहां पर चलती हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु, अब भूमध्य सागरीय जलवायु ये विषुवतीय जलवायु है, ये मानसूनी प्रकार की है, यह सवाना प्रकार की है, यह रेगिस्तान प्रकार की है। अब इसके बाद ऊपर चले गए हम लोग, तो भूमध्य सागरीय जलवायु, इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि बरसात शीतकाल में होगी। यहां पर रसीले फल बड़ी मात्रा में मिलते हैं, रसीले फल 30 से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच में, भूमध्य सागर या रूम सागर के आसपास विकसित होने के कारण मेडिटेरियन इसका क्लाइमेट नाम रखा गया है। और यहाँ पर जनरली शीतकाल में बारिश होती है और यही बारिश हमारे पास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रूप में कई बार पहुंचती है। ये जो ग्रीन कलर का क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो बारिश होगी वो शीतकाल में होगी। सबसे बड़ी विशेषता, रसीले फल यहाँ पर मिलेंगे जिसमें पानी की मात्रा, या सिट्रस फल, नींबू या फिर हम कहेंगे कि संतरा, इस तरीके के फल की अधिकता होगी। ग्रीष्म ऋतु में बारिश नहीं होती है। सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा होगा, लेकिन ठंडे महीने का तापमान निगेटिव में भी चला जाता है। औसत वार्षिक वर्षा ठीक ठाक है फिर भी, और यहां पर रसीले फलों की अधिकता होती है, सबसे बड़ी जो बात इसमें रहेगी। फिर शीतोष्ण घास के मैदान या स्टेपी प्रकार की जलवायु, अब थोड़ा सा और ऊपर की ओर चले जाएंगे तो वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। स्टेपी वाले में घास का जो निर्माण हो रहा है तो 80 सेंटीमीटर तक की बारिश यहाँ पर रहेगी। ये पछुआ पवन वाले क्षेत्र में मिलेगी। तो कई प्रकार के नाम रखे गए हैं। हंगरी और उसके आसपास में पुस्ताज, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, अर्जेंटीना और उरुग्वे में पंपास, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। फिर साइबेरिया प्रकार की ठंडी हवाएं चलती है पूरे साल भर। पानी की मात्रा कम होगी और तापमान गर्मी का भी 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होगा। ये साइबेरियन प्रकार की जलवायु होगी। ठंडी ब्लिजर्ड प्रकार की हवाएं चलती है। और सबसे अंतिम है टुंड्रा या ध्रुवीय क्षेत्र में बारिश का लगभग नामो निशान नहीं, लो टेम्परेचर पूरे साल भर। यही वर्गीकरण कोपेन महोदय ने भी देने की कोशिश की, लेकिन कोपेन महोदय ने वर्गीकरण के लिए कुछ अक्षरों का उपयोग किया। 1918 में पहली बार वर्गीकरण दिया, लेकिन 3 बार इन्होंने संशोधन किया और 1936 में अंतिम संशोधन। इन्होंने वार्षिक औसत तापमान, वार्षिक मासिक वर्षा और वनस्पति को बहुत बड़ा आधार माना है। इन्होंने 5 भागों में वर्गीकरण किया है जलवायु का, और पहाड़ी वाले क्षेत्र को H अक्षर से दर्शाया है। कोपेन के अनुसार पूरी पृथ्वी पर सबसे अधिक जो मौसम मिलता है वह ड्राई, शुष्क प्रकार का होता है। उसके बाद इस प्रकार की जलवायु मिलती है पृथ्वी पर। लगभग 24% जो भूभाग है वह महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु मिलती है। तो कोपेन के अनुसार उष्णकटिबंधीय ए प्रकार की जलवायु उसे कहेंगे, ए प्रकार की जलवायु उसे कहेंगे जहां सभी महीनों का तापमान कभी 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे ना जाए। शुष्क जलवायु जहां पर बारिश कम हो और वाष्पीकरण ज्यादा हो, मतलब पूरी तरह से रेगिस्तानी क्षेत्र। कोष्ण शीतोष्ण सी प्रकार की ठंडे महीने का तापमान 3 सेल्सियस से अधिक लेकिन 18 सेल्सियस से कम अधिकतम तापमान। शीतल हिमवन जलवायु
सर्वाधिक ठंडे महीने का तापमान 0 डिग्री से भी कम हो सकता है। शीत जलवायु सभी महीने तापमान 10 डिग्री से कम ही होगा और उच्च भूमि एनसीईआरटी में आपको ये मिलेगा। फिर उन्होंने एक और वर्गीकरण किया है कि भाई जो ए प्रकार की जलवायु है, अगर वहां साल भर वर्षा होती है तो वो एएफ प्रकार की होगी। अगर वहां मानसूनी जलवायु है तो वहां एएम प्रकार की होगी। यदि वहां विंटर ड्राई है, मतलब बारिश विंटर में नहीं होती, तो वो एडब्ल्यू होगी, विंटर ड्राई। डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई। फिर उन्होंने उसी टाइप में बी प्रकार की जो जलवायु है उसको भी बांटा है कि वह गर्म है या ठंडी है, मतलब वहां कितनी बारिश है, कुछ भी बारिश नहीं है या थोड़ी बहुत बारिश है। सी प्रकार की जलवायु का भी वर्गीकरण किया है। तो फाइनली ऐसी जलवायु मिलती है पूरे साल भर वाली, जैसे कि उष्ण कटिबंधीय विषुवतीय प्रकार की थी, ये मानसून भारत वाला आ जाएगा। ये एएस मतलब ग्रीष्म काल में कोई बारिश नहीं, ठंड में बारिश होती है, ऐसा जनरली भारत में ये मिलता है। ऐसा जनरली भारत में मिलता है कोरोमंडल के तट पर। एडब्ल्यू प्रकार की सवाना प्रकार की जलवायु होगी। फिर गर्म जो मरुस्थलीय क्षेत्र होंगे, ठंडे जो मरुस्थलीय क्षेत्र होंगे तो कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट, हॉट डेजर्ट क्लाइमेट। स्टेपी मतलब थोड़ी बहुत बारिश होती है, थोड़ी बहुत बारिश होती है। फिर CFA, CF ठंडे क्षेत्र लेकिन साल भर बारिश, जैसा ब्रिटेन के द्वीप समूह में मिलेगा। CS भूमध्य सागरीय, गर्मी के समय में बारिश नहीं होगी। तो इस तरीके के इन्होंने नामकरण रखे। बहुत थोड़ा टिपिकल जा सकता है, लेकिन कंसेप्ट पहले पढ़ाओ तो जल्दी समझ में आएगा। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में इसे ऐसे समझिएगा, भारत में वैसे तो पूरा मानसून प्रकार का है, मानसून प्रकार का, लेकिन भारत का जो निचला क्षेत्र है ना, यहां निचले क्षेत्र में बारिश, जो निचला क्षेत्र है संवहनीय प्रकार की होती है, इसलिए यहां पर एएफ प्रकार की जलवायु मिल सकती है। कोरोमंडल पर एएस प्रकार की मिलती है, और यहां पर क्योंकि मरुस्थल है तो BWH प्रकार का, ये पोलर प्रकार का यहां पर जलवायु मिलेगा। ये टुंड्रा प्रकार की जलवायु उत्तराखंड में मिलेगी। तो इस तरीके से भारत के अंदर भी कई प्रकार की जलवायु, ये स्टेपी प्रकार की जलवायु भारत में मिलेगी। कभी कभी एग्जामिनर इतना टिपिकल सवाल पूछ सकता है, वैसे तो पूरे भारत में एएम प्रकार की जलवायु है जनरली, लेकिन कोरोमंडल के तट पर कैसी है या फिर किसी और जगह पर स्टेपी प्रकार की जलवायु कहां मिलती है, यह भी प्रश्न बनाया जा सकता है। यदि हम चक्रवातों की बात करें तो चक्रवातों में अंतर बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक है टेम्परेट साइक्लोन, शीतोष्ण चक्रवात, और एक है ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये साइक्लोन कहां मिलेंगे, तो ये साइक्लोन मिलेंगे इस जगह पर, कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर और नीचे। ये साइक्लोन कहां मिलेंगे, यहां पर कर्क और मकर रेखा के बीच में। इस साइक्लोन को हम कहते हैं कि ये गैर विनाशकारी है, विनाशकारी, कोई नुकसान नहीं होता इनसे, ये गैर विनाशकारी है, ये डिस्ट्रक्टिव है भाई, ये विनाशकारी प्रकृति के होते हैं। इस साइक्लोन की आकृति वी होती है, ये ओ आकार के साइक्लोन होते हैं। इसमें केंद्र में बारिश सबसे ज्यादा होती है, केंद्र में वर्षा सर्वाधिक होती है। इसमें केंद्र में बारिश नहीं होती, केंद्र में वर्षा नहीं होती। केंद्र को चक्षु कहा जाता है, केंद्र को चक्षु कहा जाता है, चक्षु मतलब आई कहा जाता है। फिर यह जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं,
ये वाताग्र के कारण, वाताग्र निर्माण के कारण निर्मित होते हैं, निर्माण के कारण निर्मित होते हैं। यह समुद्र के जलवाष्प के लेटेंट हीट के कारण, गुप्त वर्षा के कारण, गुप्त उष्मा के कारण, क्षमा चाहूंगा मैं, गुप्त उष्मा के कारण निर्मित होते हैं, गुप्त उष्मा के कारण निर्मित होते हैं। फिर यह जो चक्रवात हैं, टेम्परेट साइक्लोन, शीतोष्ण और ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय, यह समुद्र और स्थल दोनों पर बनते हैं, समुद्र और स्थल दोनों पर बनते हैं। ये केवल समुद्र पर बनते हैं, केवल समुद्र पर। स्थल पर पहुंचने पर, स्थल पर पहुंचने पर इनका विनाश हो जाता है। जो टेम्परेट साइक्लोन है वो पछुआ पवन की संचरण दिशा में चलते हैं, मतलब पश्चिम से पूर्व। यह व्यापारिक ट्रेड विंड, व्यापारिक पवनों की दिशा में संचरित होते हैं, पूर्व से पश्चिम। यह वायु का वेग कम होता है, वायु का वेग कम होता है, दाबांतर कम होता है, दाबांतर कम होता है, वायु का वेग तीव्र होता है, दाबांतर बहुत अधिक होता है। यह शीतकाल में बनते हैं सामान्यतः, शीतकाल में, यह ग्रीष्म काल में बनते हैं सामान्यतः। यह जेट, जेट जो कि हमने पिछली कक्षा में बताया था, तीव्र हवाएं जो वायुमंडल के ऊपरी जगह पर मिलते हैं, ट्रोपोपोज वाली सीमा पर, जेट के नीचे निर्मित होते हैं या सहयोग करता है जेट इनके निर्माण में। ये जेट के नीचे समाप्त हो जाएंगे, जेट के नीचे समाप्त हो सकते हैं